नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बहुत शुक्रिया डिप्टी स्पीकर साहब। लेकिन आज मैं एक ऐलान करना चाहूँगा और ये एहतजाजन में ऐलान कर रहा हूँ कि आइंदा इस हाल में जितनी देर फाइनेंस मिनिस्टर बैठेंगे, जितनी देर स्टेट मिनिस्टर फाइनेंस बैठेंगी, मैं अपनी सीट पे खड़ा रहूँगा या हाल से निकल के लॉबी में चला जाऊँगा, क्योंकि इंतहाई हमारे लिए दुख और तकलीफ़ की बात है कि जो लोग इस असेंबली की मेंबरशिप पाने के लिए लाखों जतन करते हैं, वजारतों के हलफ लेने के लिए मिन्नतें करते हैं, और जब कुछ करने का, आवाम को सहूलत देने का वक्त आता है तो अपनी सीटों से गैर हाजिर होते हैं। फिर भी हमें ये एक खुश फहमी है, उम्मीद करते हैं कि जहाँ भाई साहब की तरह जी वो हाल में आ जाए, जो हम यहाँ स्टेट मिनिस्टर को भी बुलाया जाए जी, जो हम यहाँ बातें करेंगे वो इंशाल्लाह कहीं नोट भी होंगी। वक्त सिर्फ हुक्मरान बदल रहे हैं। हमारी ख्वाहिश और कोशिश है कि हमारी बातों से आवाम की तकदीर भी बदले। हम सब ने कोशिश और काविशें की हैं कि सिर्फ चेहरे ना बदलें, इस निज़ाम को बदलें, आवाम की हालात को बदलें, पाकिस्तान को तरक्की की राह पर लेके जाएं। लेकिन जब ऐसी गैर जिम्मेदारी रहती है तो फिर हमें उम्मीद हमारी टूटती नज़र आती है। लेकिन फिर भी हम रखेंगे उम्मीद अल्लाह से भी और उन लाखों शहदा की कुर्बानियों के वसीले और तुफैल कि जिनकी वजह से पाकिस्तान बना और आज कायम और दायम है। इंशाल्लाह ये तरक्की की राह पे भी जाएगा। डिप्टी स्पीकर साहब, मैं आपकी इजाज़त से आइन में से कुछ चीज़ देख कर पढ़ना चाहता हूँ। इजाज़त है जी, पढ़ें। अच्छा, आइन का प्रिम्बल कहता है, इतनी मोटी ये किताब जिसमें हमें बहुत सारे हकूक़ दिए गए हैं, उसका एक प्रिम्बल कहता है कि वेयरइन शैल बी गारंटेड फंडामेंटल राइट्स इंक्लूडिंग क्वालिटी ऑफ स्टेटस ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड बिफोर लॉ, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस एंड फ्रीडम ऑफ थॉट्स, expressions, belief, faith, worship and association subject to law and public morality। और इसके जवाब में यानी कि हमें आइन जो सियासी, माशी, माशरती हकूक़ देता है, बुनियादी इंसानी हकूक़ की गारंटी देता है। मैं तवज्जो चाहूँगा स्पीकर साहब, डिप्टी स्पीकर साहब तवज्जो चाहूँगा। जो आइन हमें इतनी सारी गारंटी देता है हमारी हिफाजत की, हमारे बुनियादी हकूक़ की, और वो हमसे क्या चाहता है? हमसे सिर्फ वो एक चीज़ चाहता है जो कि इसी आइन में लिखी हुई है, और वो लिखा हुआ है, लॉयल्टी ऑफ द स्टेट्स इज़ द बेसिक ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीज़न। हर शहरी का बुनियादी फ़र्ज सिर्फ एक है कि इस मुल्क के साथ वफादार रहे, खैर ख्वाह रहे, इस मुल्क के लिए हर कुर्बानी देने का अज़म रखता हो। और अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारा जो पाकिस्तान की आवाम है वो हमेशा कुर्बानी देती आई है। उसने हमेशा पाकिस्तान को बचाने के लिए, पाकिस्तान को बनाने के लिए बेइंतहा कुर्बानियाँ दी। और जैसे कि मेरे भाई इससे पहले तकरीर कर रहे थे, फाजिल दोस्त खुर्शीद जुनेजो साहब, जिस तरह का उन्होंने वाक़या बताया बिल्कुल इसी तरह हुआ। मैं खुद सिंध का रहने वाला हूँ, हाँ, उस हालात को हम सब देख रहे थे। लेकिन हम साहनियात पे साहनियात, हादसात के बाद एक और हादसे का इंतज़ार करते हैं, सीखते कुछ नहीं है। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह की वफ़ात का चाहे साहनिया हो कि जो तारीख बता रही हो, तारीख छुपी नहीं रहती। 76 साल तो इस मुल्क की तारीख है, ज़्यादा पुरानी भी नहीं। इस 76 सालों में हम ये नहीं डिसाइड कर पाए कि कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह की एम्बुलेंस क्यों एन वक्त पे माड़ीपुर कराची के रोड पे ख़राब हो गई। उसको हम लेके चलते रहे। क्यों 1954 में शहीद मिल्लत लियाकत अली ख़ान को शहीद कर दिया गया? क्यों और सियासी जोमा को किसी को फांसी चढ़ाया गया, किसी को धमाकों में हयात मोहम्मद खान शेरपाव का मुझे वाक़या याद है किस तरह उनको शहीद किया गया। उसके बाद बेनज़ीर साहबा का वाक़या तो हम सबकी नज़रों में ताज़ा है कि उस वक्त वाकई में अगर क़यादत बालिग नज़री का सबूत नहीं देती तो सिंध में जो हमने हालात देखे थे,
जिस तरह बलवाइयों ने, मैं उनको गमज़दा लोग नहीं कहूँगा, गमगुसार नहीं कहूँगा, क्यों गमज़दा गमगुसार लोग तो अपनी शहादत के बाद तदफीन में, नमाज जनाजा में, सोग में थे। वो कौन बलवाई थे जिन्होंने चुन चुन कर निशानदेही करके शहरों में खास तौर पे पूरे सिंध में आग लगाई, पब्लिक प्रॉपर्टी को भी, गवर्नमेंट के इदारों के भी। और हमने उससे सबक नहीं सीखा और फिर हमने देखा कि 9 मई के वाक़यात हुए, ये इसी वजह से हो रहे हैं कि किसी को सज़ा नहीं मिलती। ये आइन जहाँ आपको बुनियादी इंसानी हकूक़ देता है, तो वहाँ ये आपके ऊपर ये जिम्मेदारी आयद करता है कि रियासत के वफादार रहें, और ये हम सबकी जिम्मेदारी है। और अब क्योंकि हमारी स्टेट मिनिस्टर साहिबा आ गई हैं, मैं एक शेर नज़र करूँगा, चाहूँगा कि ये शेर डार साहब तक पहुँचा दिया जाए, जो कि अवाम की मतलब दिल की बात है कि ना सवाल विसल ना अर्ज़ गम, ना सवाल विसल ना अर्ज़ गम, ना हिकायतें ना शिकायतें। डार साहब तेरे अहद में दिल ज़ार के सभी इख्तियार चले गए। फैज़ अहमद फैज़ का ये शेर है कि अब अवाम तो कोई इख्तियार ही नहीं रखती। हम इत्तेहादी हैं उनके, हमसे बजट बनाते हुए, इस ऐवान से बजट बनाते हुए कोई राय नहीं ली गई, एक तजवीज़ नहीं ली गई, पूछा नहीं गया कि अराकीन असेंबली क्या चाहते हैं, ये नहीं पूछा गया कि हमारे इत्तेहादी क्या चाहते हैं। हुकूमत मुश्किलात का शिकार है, हमें किस तरह इससे निकलना है। लेकिन मुत्तहिदा गवर्नमेंट पाकिस्तान की एक रिवायत रही है कि जब अपोजिशन में होती है तो शेडो बजट देती है, जिसमें मुल्की मसाइल का हल होता है। लेकिन क्योंकि इन्होंने हमसे नहीं पूछा, नहीं मीटिंग की, तो हम शेडो बजट तो बतौर इत्तेहादी होने के, और कोई फ़ख्र नहीं रहा इत्तेहादी होने पर। अब तो शर्मिंदगी सी सूरत हाल हो गई है कि अवामी मसाइल जूँ के तू हैं, कारकर्दगी वज़रा की जूँ की तू है, किसी भी तरह से कहीं इम्प्रूवमेंट नहीं है। जो इदारे जैसे चल रहे थे वैसे ही चल रहे हैं, बल्कि तबाही की तरफ जा रहे हैं। उसके बावजूद अगर हम इत्तेहादी है तो ये शर्मिंदगी की बात है। इत्तेहाद सिर्फ इस बात पे कायम है कि हम कोई अनारकी नहीं चाहते, हम कोई ऐसा काम नहीं करना चाहते कि जिससे मुल्क को नुकसान हो। और शायद ये मुल्क की मोहब्बत ही हमें ये सब कुर्बानियाँ दिलवा रही है, कुर्बानियाँ देते आएंगे, लेकिन कब तक। तो मैं आपकी इजाज़त से MQM ने बजटरी प्रपोजल्स फॉर द फेडरल बजट 2023-24 बनाया है, जो कि इन्होंने हमसे नहीं लिया, नहीं बैठे, तो मैं आपकी तवज्जो से देना चाहूँगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हय्य अलस सलाह, हय्य अलस सलाह, हय्य अलल फलाह, हय्य अलल फलाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। नमाज के लिए 25 मिनट का वक्फा किया जाता है, फिर उसके बाद कायम खानी साहब तकरीर मुकम्मल। जी इंजीनियर साबिर हुसैन कायम खानी साहब जी सर, मैं शुरू करता हूँ आपकी इजाज़त से।
आप थोड़ा कॉल कर लें। मैडम आ जाती है जी, बस वो लॉबी में है, आ रही है जी, आप शुरू करें। चलें सर, मैं जो वो पोर्शन था जो उनको बताने का था उनके आने के बाद बयान करता हूँ। थोड़ा बजट के आदाद व शुमार पे हम बात कर लें, क्योंकि ये सिर्फ आदाद व शुमार का ही गोरख धंधा लग रहा है और इसके अलावा कुछ नज़र नहीं आता। मुझे ये नहीं समझ आती बात कि जब हम 144 खरब 60 अरब का जो बजट पेश कर रहे हैं और हमारी आमदनी जो है उसमें खसारा हम जो दिखा रहे हैं वो 69 अरब 69 खरब और 24 अरब 24 अरब्स का बता रहे हैं कि ये हमारा खसारा है। मतलब तकरीबन 50% के लगभग जो ना खसारा बता रहे हैं और फिर उसका हम बजट दे रहे हैं 144 खरब का, तो कैसे पूरा होगा? तो उसके लिए बताया जा रहा है कि 92 खरब के 9.2 ट्रिलियन रुपीस के हम टैक्सेस के ज़रिए ये वसूल करेंगे। किन लोगों से वसूल करेंगे? कि जो पहले से टैक्स दे रहे हैं। किन लोगों से वसूल करेंगे? कि जो अपनी बुनियादी ज़रूरियात के लिए हुकूमत को टैक्स देने के बाद भी प्राइवेटली उसको हासिल करते हैं, अपना पैसा खर्च करके हासिल करते हैं। सर, जो रियासत बनती है, हुकूमतें बनती हैं, तो मैंने जैसे शुरू में आइन का ये प्रिम्बल पढ़ा कि हमें आइन जहाँ माशी, माशरती, सियासी मुसावी हकूक़ देता है, तो क्या हमारा ये जो बजट पेश किया गया है इसको पूरा कर रहा है? मैं अपने इलाकों को देखता हूँ तो उनमें तो कोई बुनियादी सहूलत देने के लिए हम जब इतना बड़ा जो तरक्याती बजट हम पेश कर रहे हैं 1100 अरब से ज़्यादा का, तो उसमें हम क्या दे रहे हैं शहरों को? उन शहरों को कि जिनके ज़रिए हम टैक्सेस अदा करते हैं, उन शहरों से के शहरियों को जिनसे हम 92 खरब रुपए टैक्स जमा करेंगे, उनके लिए हमारे पास क्या है? एक कराची का पीने के पानी का मंसूबा है, जो मंसूबा मुकम्मल तो होना है 200-300 अरब में और रखे जा रहे 17 अरब रुपए। जब 2007-8 में मुत्तहिदा कौम पाकिस्तान के निज़ामतों के दौर में उसको कंसीव किया गया, उसको बनाया गया, उसके बुनियादी खदोखाल बनाए गए, तो खाली 50 अरब का मंसूबा था। हुकूमतों ने फंड ना देने की वजह से, सरपस्ती ना करने की वजह से आज वो जाके 200-300 अरब पे पहुंच गया और जहां जिन शहरियों से हम 92 खरब यानी कि टैक्स जमा कर रहे हैं उनको हम दे रहे हैं 17 अरब रुपए। तो ये कैसा इंसाफ है? तो जो हमारा ये आइन कहता है कि मुसावी हकूक होंगे, तो वो फिर से कहाँ से होंगे, कैसे मिलेंगे हमें? जब तक हुकूमतें अपनी रवैशें नहीं बदलेंगी नहीं मिलेंगे। और फिर कितनी अजीब बात है, मैं बिल्कुल अपने फाजिल दोस्तों से इत्तेफाक करता हूँ और अपना ईमान भी रखता हूँ कि कुरान पाक में जो है कि जिसने सूद के कारोबार किया उसने अल्लाह से जंग की। हम क्यों इसको ख़त्म नहीं करना चाहते? हम क्यों इस ऐसे दलदल में फंसते जा रहे हैं कि जिसका कोई भी हल नहीं है, जिसकी आखिर नहीं है, जिसका आखिर तबाही है? जिस चीज़ को अल्लाह ने अपने से जंग करार दिया हो उसमें कभी फलाह नहीं हो सकती। कितनी अजीब बात है कि हम 144 खरब के बजट में 73 खरब कर्ज की अदायगियों और उन पे सूद की अदायगी पे खर्च करेंगे और फिर इकोनॉमिक ग्रोथ हम 3.5% रख रहे हैं, जबकि हमारे रीजन में सर 6% से ऊपर जा रही है। महंगाई का रेशो हम 21% दिखा रहे हैं, लेकिन 21% से महंगाई तो बहुत ज़्यादा है। मैं आपसे कहूँ अगर आप अपना बजट बनाएं, अपने उस बजट को देखें, हम खुद इससे इतने मुतासिर हो गए हैं कि आज एक आम आदमी का क्या हाल होगा। वो कि हम जो मुत्तहिदा कौम पाकिस्तान के मेंबरान कौमी असम्बली हैं, मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं, हमें उनके असरात पता चलते हैं अवाम के, तो अवाम जो बिल्कुल उससे भी नीचे जा रही है, लोअर मिडिल क्लास है या गरीब तबका है, उसको हम क्या कर रहे हैं, उसको क्या दे रहे हैं? और हमारे पास हम टारगेट रख रहे हैं 30, इतना बड़ा मुल्क, 22 करोड़ अवाम का मुल्क जो 25 करोड़ गिनती में हो जाएंगे, उसको 30 अरब डॉलर सिर्फ एक्सपोर्ट करेंगे हम। हमारी तो सर एक एक शोबे की जो है इंपोर्ट 30 अरब डॉलर होनी चाहिए। सिर्फ पॉलिसी न होने की वजह से,
सिर्फ हमारे बेहतरी ना होने की वजह से ये सब चीज़ें हो रही हैं। और दिफा जो हमारी बुनियाद है, बैकबोन है, दिफा जिसकी वजह से आज हम सर उठा के पूरी दुनिया में खड़े हैं। गो के गरीब हो गए हैं, गो के हमारे वसाइल ख़त्म हो गए, लेकिन अगर हमारी ये दिफा के लिए हमारी अफवाज पाकिस्तानी होती हैं, दिफा के लिए हम अपना पेट काट के जो रकम अदा करते वो अदा ना करते तो शायद हम पड़ोसियों के शर से महफूज भी नहीं रह सकते थे। तो दिफा में पैसे भी कम रखे गए। मैं मुतालबा करूंगा कि इसको बढ़ाया जाए। 1804 अरब रुपए रखे गए, इनको बढ़ाएं। 1804 अरब जितनी हमारी महंगाई हो गई है, डॉलर के मुकाबले में रुपया डिवैल्यू हो गया है, उसके मुकाबले में तो ये रकम कुछ भी नहीं है। अगर हम पड़ोसी मुल्कों के दिफाई बजट देखें तो वो तो पता नहीं कितने अरब डॉलर्स के हैं। तो हमें इस पर भी तवज्जो देने की ज़रूरत है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पे 450 अरब रखे गए हैं। सब बहुत अच्छी बात है। और हम इस पे अब मैं इस पे क्या कहूँ, क्योंकि मुझे नहीं अंदाज़ा कि मेरे हलके में किन लोगों को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम मिलता है। लेकिन मैंने सुना है कि सिंध के दही इलाकों में लोगों को मिलता है, और उसका हम मुज़ाहरा देखते हैं कि हमारे हलकों में जो बैंक्स हैं, जो ATM मशीन्स हैं, उधर गाड़ियाँ भर भर के लोग आते हैं और उनको पैसे मिल रहे होते हैं। और उनकी बेचारों की हालत देख के यकीन आ जाता है कि चलें हमारे शहरों में नहीं, हमारे हलके में नहीं, किसी को तो ये पैसे मिल रहे हैं। लेकिन मैं एक मुतालबा करूँगा आज आपसे कि इस तरह हम एक कौन सी क्लास पैदा कर रहे हैं कि जिनको हम घर बैठे एक छोटी मामूली सी रकम दे रहे हैं, जो शायद उनका महीने का भी राशन पूरा नहीं होता होगा। तो अगर हमने किसी की मदद करनी है, पहले तो उसकी मदद इस तरह की जाए कि उसका पूरा जो है राशन तो पूरा हो। जो हम 6000 या 7000 या 8000 देते हैं, वो भी लाइनों में लग के वो ले रहे हैं, और वो भी मखसूस जगहों पे मिल रहे हैं, तो उनका जो है गुजारा इसमें नहीं होता। इसको रकम को बढ़ाया जाए। दूसरा, चीनी एक कहावत है, उसका मिसल है कि किसी को आप मछली नहीं खिलाएं, उसको मछली पकड़ने के लिए कांटा और डोर दे दें ताकि वो अपना खुद मछली पकड़ के अपना गुजारा कर सके। तो मैं ये कहूँगा कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के साथ साथ हमें इस तरह के छोटे कर्जे ख़वातीन को, नौजवानों को, बच्चों को गाइडलाइन के साथ, उनको प्रॉपर गाइडलाइन के साथ दिए जाएं ताकि वो अपने रोज़गार को कमा सकें, और बजाय इन पैसों के इंतज़ार के वो माशरे का एक बाइज़्ज़त फ़र्द बन के इस माशरे और पाकिस्तान की तरक्की में किरदार अदा कर सकें। दूसरा सर, एजुकेशन स्कॉलरशिप्स के लिए, तालीमी वज़ाइफ के लिए टारगेट था पिछली दफ़ा 60 लाख बच्चों का कि उनको तालीमी वज़ाइफ दिए जाएंगे। लेकिन मैं ये पूछना चाहूँगा कि जिस मुल्क में 1.5 करोड़ बच्चा स्कूल से बाहर हो, जिस मुल्क में उसकी आबादी का जो 65% जो है नौजवान हो, तो वहाँ आप सिर्फ 60 लाख से बढ़ा के 83 या 85 लाख वज़ाइफ देंगे। आप इसको ज़रूरत के मुताबिक क्यों नहीं बनाते? खुद मुझे पिछले दिनों तजर्बा हुआ कि मेरे हल्के के एक होनहार नौजवान को अमेरिका की टॉप क्लास की यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया, और एडमिशन के लिए शराइत ये थी कि गवर्नमेंट वजीफ़ा देगी। जब HEC के थ्रू वजीफ़ा लेने की कोशिश की गई तो पता चला कि हमारे यहाँ डॉलर बाहर भेजने पे पाबंदी है। मतलब हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स मंसूबा साजी करते हैं, प्लानिंग करते हैं, कोई प्रोग्राम बनाते हैं, तो उनके पास कौन सा फीडबैक होता है? वो अपने बच्चों को तो वहाँ बढ़ा रहे हैं, हुंडी के जरिए पैसे भेज रहे हैं, लेकिन जो एक गरीब का बच्चा, एक आम आदमी का बच्चा पढ़ने के लिए जाता है, तो हमने पाबंदी लगा दी कि डॉलर पे उस बच्चे का एडमिशन ज़ाया हो गया। ये तो एक मिसाल मेरे सामने थी। इतनी ना जाने कितनी मिसालें होंगी, कितनी चीज़ें होंगी कि जिनके ऊपर कोई तवज्जो नहीं दी गई। तालीम पे जो हमारे बजट का हमें इसका रेशो बढ़ाना चाहिए। बहुत कम पैसे हम लगा रहे हैं, 81 अरब रुपए 144 खरब के बजट में, बहुत कम पैसे हैं। और सेहत के लिए तो बिल्कुल ही कम है। मुझे नहीं पता, हमारे सीनियर्स बैठे हैं, 18वीं तरमीम के बहुत सारे फ़वायद हुए होंगे, लेकिन मैंने तो सर ये नुकसान देखा है कि हमने जहाँ जहाँ पे भी वसाइल सूबों को ट्रांसफ़र किए, तो हमारे यहाँ अब उस तरह की सेहत की सहूलतें भी नहीं हैं, तालीम की सहूलतें भी नहीं हैं, लोकल गवर्नमेंट भी तबाह है। और मैं उस आइन की पासदारी करते हुए, 18वीं तरमीम में रहते हुए ये ज़रूर कहूँगा, ज़रूर मुतालबा करूँगा कि सूबाई खुद मुख्तारी हम सबका ख्वाब ज़रूर है, लेकिन बतौर MNA
यहाँ हाल में बैठ के मैं सिर्फ वफाक के इदारों को देखूं और सूबे के इदारों को नहीं देखूं, ये कोई पॉलिसी नहीं होनी चाहिए। मैं रहने वाला अगर सूबे का हूं, मेरे हल्के में अगर स्कूल ठीक नहीं चल रहा, मेरे हल्के में अगर सेहत की सहूलतें नाकाफ़ी हैं, मेरे हल्के में अगर बल्दियाती सहूलतें जिसमें निकासी आब और फरहमी आब है वो ठीक नहीं है, तो फिर मेरा ये फ़र्ज़ और हक बनता है कि अपनी आवाम के लिए मैं इस हाल में खड़े होकर आवाज़ उठाऊं, उनके लिए बात करूं और उनके मसाइल के हल के लिए यहाँ मुतालबा भी करूं। तो मेरा मुतालबा है कि हमारे इलाकों में, मेरे हल्के में स्कूलों में फर्नीचर नहीं है, मेरे हल्के में स्कूलों में वाशरूम्स नहीं है, मेरे हल्के में स्कूल में बच्चों के लिए सफाई के लिए कोई स्वीपर या कोई इस तरह की असामियाँ नहीं है, वो फिल वो रखी जाए। मेरे हल्के में बच्चों को पढ़ाने के लिए टीचर्स की पूरी तादाद नहीं है, उनको मेरिट पे भर्ती किया जाए। मेरे हल्के में अस्पतालों में दवाई नहीं मिलती। मेरे हल्के की आबादी 8 लाख हो गई है, लेकिन 1985 के बाद से वहाँ कोई नया अस्पताल नहीं बनाया गया। वहाँ बने हुए अस्पताल कोसार जनरल हॉस्पिटल लतीफ़ाबाद, जो 200 बेडेड हॉस्पिटल है, जो एक ज़माने में MQM ने उसको बनवाना शुरू किया, मुकम्मल हो गया, उसकी SNE पास है, उसको फंक्शनल नहीं किया जा रहा। मेरे हल्के में कायम मेडिकल कॉलेज जिसकी बिल्डिंग बन गई है, उसको दूसरे तरीके से हथियाने की कोशिश की जा रही है, कभी किसी इदारे को देने की बात की जा रही है। मैं ये मुतालबा करता हूं कि उस मेडिकल कॉलेज को कायम किया जाए। हैदराबाद लतीफ़ाबाद के शहरियों का मुतालबा है कि मेडिकल कॉलेज की जो बिल्डिंग बन गई है उसकी SNE पास करके उसको शुरू किया जाए। ये मुतालबात मैं यहाँ कर रहा हूँ, ये सिंध असेंबली में भी मुतालबात हुए होंगे, लेकिन मैं ये कहूँगा कि मेरे मुतालबात मेरा वज़ीर आज़म सुने। मुझसे वोट उसने लिया है, मेरे जरिए हुकूमत उसने बनाई है। मेरा मुतालबा है कि मेरे हल्के के तमाम मसाइल को हल किया जाए। वजीर तो कोई बैठा नहीं, किसको सुना रहे हो? वजीर साहबान तो सारे बह गए। जी बात मुकम्मल करें। और जैसा कि सर मुझे खुशी है फाइनेंस मिनिस्टर साहब तशरीफ़ ले आए, क्योंकि मैंने तकरीर के आगाज़ में कहा था और फिर मैं हमारी बहन स्टेट मिनिस्टर साहिबा बैठी रही हमें मुस्तकिल, उन्होंने कहा कि मैं पहुंच गई हूं, तो मैंने वो अपनी बात जो उन्होंने वजाहत की उसको कबूल करते हुए जो मैंने कहा था एहतिजाजन कि जब तक इस असेंबली में हाल में मैं खड़ा रहूँगा, अगर फाइनेंस मिनिस्टर स्टेट मिनिस्टर नहीं बैठेंगे तो मैं खड़ा रहूँगा, वो जब आएंगे तो मैं उनके एहतिजाजन खड़ा रहूँगा या बाहर लॉबी में चला जाऊँगा। हमारी स्टेट मिनिस्टर साहिबा ने वजाहत दी कि वो रास्ते में थी, पहुँच गई, तो मैंने उनकी वजाहत कबूल कर ली। अगर मिनिस्टर फाइनेंस भी इस बात का वादा करेंगे कि मैं हाल में प्रॉपर टाइम दूंगा, मेंबरान की बातें सुनूंगा, फीडबैक दूंगा, तो फिर मैं अपना एहतिजाज वापस ले लूँगा, वगरना मैं एहतिजाजन जब तक यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर बैठेंगे मैं खड़ा रहूँगा। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि क्योंकि मैं शुरू में आपने कहा कि वो आएंगे तो आप बात कर लीजिएगा, जब ये बजट बना रहे थे इत्तेहादियों से कोई भी इन्होंने मुशावरत नहीं की। MQM शेडो बजट देती थी, हुकूमत का हिस्सा होने के बाद हमने शेडो बजट नहीं दिया। बजटरी प्रपोजल्स फॉर द फेडरल बजट 2023-2024 दिए, जो हमारा इकोनॉमिक एंड बिजनेस फोरम है MQM पाकिस्तान का, जो कहता है कि से नो टू डिफॉल्ट थ्रू सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक रिवाइवल। तो मैं सर आपकी इजाज़त से इसकी कॉपी यहाँ पर देनी तो मुझे इनके ऑफिस में चाहिए थी, लेकिन बवजह मुलाकात नहीं हो सकी, तो अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं यहाँ इनको पेश करना चाहता हूँ, इनको पेश करवा दीजिए। हमें दे दें, वो दे देंगे जी। अब मैं सर पॉइंट टू पॉइंट एक एक लफ्ज़ बोलता जाऊँगा, उसकी ज़्यादा वजाहत नहीं करूँगा क्योंकि बहुत सारे लोगों ने तकारीर करनी होंगी। सर ट्रांसपेरेंसी के साथ परफॉर्मेंस की हमें ज़रूरत है। ट्रांसपेरेंसी नहीं है जिसके ऐसे परफॉर्मेंस पे असर पड़ रहा है, परफॉर्मेंस ठीक करने की ज़रूरत है, उसमें ट्रांसपेरेंसी लानी चाहिए। बजटरी फिगर्स को बेहतर करना चाहिए, कर सकते हैं, करना चाहिए। खुद इन्हिसारी की तरफ आए सर, अपने पाँव पे खड़े होने का बजट बनाएं, एक तरफ जहन कर लें। हम बचपन से सुनते आए कि पाकिस्तान के अवाम को कुर्बानी देनी पड़ेगी, हम कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, कुर्बानी लें, उसका कोई सिला भी तो दें। यहाँ सिला भी नहीं मिलता, कुर्बान भी हो जाते हैं, उसके बाद जो है वो कुर्बानी भी रायगा चली जाती है। सो इंडस्ट्रियल पॉलिसी नहीं है, एग्रीकल्चर पॉलिसी नहीं है, ह्यूमन डेवलपमेंट पे कोई वर्क नहीं है।
18वीं तरमीम के बाद वफाकी हुकूमत ने यह समझ लिया है कि शायद अब उसको ह्यूमन डेवलपमेंट में कोई उसका किरदार नहीं है, उसको किरदार अदा करना पड़ेगा, उसको बुनियादी सहूलतें बढ़ानी पड़ेंगी ताकि इंसानी हमारे यहाँ पे सिटीजन्स का, शहरियों का मयार ज़िंदगी बेहतर हो। सर, जो नज़रअंदाज किए हुए अर्बन एरियाज जहाँ से बजट लेते हैं, मैंने जैसे पहले कहा, जहाँ से बजट बनता है जो बड़ा हिस्सा मिलता है उसको ज़रूर जो है ना अपने शामिल करना चाहिए प्रोग्रामों में। और जो गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन में डेफिसिट जा रहा है, खसारे में जा रही हैं, वो चलाने वाले कौन लोग हैं? यही तो हमें गिला है कि इस मुल्क के मसाइल का जिम्मेदार वो अशराफिया का तबका है जिसने इस मुल्क को दबोच रखा है, जिनका खुद का इस मुल्क में कोई स्टेक नहीं है, जिनके बच्चे, जिनके मुफादात बैरून मुल्क हैं, उनके बच्चे यहाँ पढ़ते भी नहीं, रहते भी नहीं हैं, और फिर यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं उनके बच्चे उनके लिए ज़िंदगी अजाब कर देते हैं। तो उन ऑर्गेनाइजेशंस को बेहतर किया जाए। कल परसों हमारे यहाँ पे डिफेंस मिनिस्टर साहब ने तकरीर की, बहुत अच्छी बातें कही, इदारों का नाम लिए, उनकी तनख्वाहों के, उनकी मराहत का, उनके इख्तियारात के बेजा इस्तेमाल का, नाइंसाफियों का, सबका जिक्र किया। ठीक कौन करेगा? आज कदम बढ़ाएं। मैं यहाँ वादा करता हूँ एमक्यूएम पाकिस्तान की हैसियत, एक मेंबर की हैसियत से अपने तौर पे ये वादा करता हूँ, हम मुकम्मल उनका साथ देंगे। कदम तो बढ़ाएं, कानून तो लाएं। ये बिल्कुल सही बात है कि वो ऑर्गेनाइजेशंस, वो इदारे अपनी तनख्वाहें खुद बढ़ाते हैं, अपनी मराहत खुद बनाते हैं। ये पब्लिक का पैसा है, हम एक एक पैसे का, एक एक रुपए का हिसाब देते हैं यहाँ पर। तो वो इंसाफ करने वाले इदारे इस बात को इंसाफ की नजर से क्यों नहीं देखते कि उनको भी यहाँ पर इंसाफ के मुताबिक पब्लिक अकाउंट कमेटी है। उस दिन हमारे पीईसी के चेयरमैन साहब ने जिस तरह की बातें कही, ये तो अफसोस की बात है। इस आइन में लिखा है कि एक एक रुपए का हिसाब इस ऐवान लेगा और अवाम को देगा। इस पे अमल किया जाए, हम इसके अलावा कुछ नहीं चाहते इस आइन पे अमल करें। सर, हमारे यहां अभी जो तूफान आ रहा है, ये तूफान नए तो नहीं है, हर साल इसी तरह हो रहा है। पिछले साल भी हम डूबे थे। सिंध के रहने वाले, सिंध के दही इलाके, ज़मीनें, मुझे कल परसों रानीपुर से हमारे एमएनए पीर फजल शाह जिलानी बता रहे थे कि उनके इलाके में पिछले महीने पानी निकला है। और भी कई इलाकों का मुझे ज़ाती तौर पे पता है। खुद हमारे अर्बन एरियाज में जो चीज़ें टूट फूट गई, लाइनें तबाह हो गई, उनको दोबारा कोई बनाने वाला नहीं था। तो जब बताया कि डिजास्टर्स का रुख है पाकिस्तान की तरफ, तो पहले थे हम कुरान पाक की जो उस हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ख्वाब की जो ताबीर उन्होंने बताई थी, उस पर अमल करते हुए ये क्यों नहीं सोचते कि जब उनसे बादशाह ने पूछा कि मैंने ये ख्वाब देखा, इसकी ताबीर क्या, उन्होंने कहा आपके मुल्क में 7 साल हरियाली आएगी, 7 साल कहत आएगा। तो अब हरियाली के दिनों में अनाज दाना बचा के रखें जो कहत में आपके काम आएगा। हम क्या कर रहे हैं सर? अभी 1 महीना पहले हमने मीटिंग की, मैं वाटर रिसोर्स कमेटी का मेंबर भी हूँ, खुर्शीद शाह साहब भी बैठे हुए थे। तो पता चला कि सिंध में पानी की कमी है, आज सिंध डूब रहा है। इसको कौन ठीक करेगा? आम आदमी की जिंदगी कौन आसान करेगा? कब तक आप उसको, मैंने खुद ही लोगों से सुना, नीलम जब तूफान आया 2014 में, मैं वहां मेंबर सभा असेंबली था, जब वहां मैं गया, लोगों ने कहा हम कैंपों में नहीं जाना चाहते। पिछले साल जिन लोगों को हमने कैंपों में मुंतकिल किया उनको खाना नहीं मिल रहा था, दवाएं नहीं मिल रही थी, तो लोग अपना घर नहीं, कहते हम जान दे देंगे, अपने घर नहीं छोड़ेंगे। तो हम क्यों नहीं ऐसा बंदोबस्त करते कि लोगों की जिंदगी आसान करें? डिजास्टर मैनेजमेंट बना के इस रिस्क को, उस नुकसानात को कम क्यों नहीं कर सकते? और जो अल्लाह ताला इतना सारा पानी हमें देता है, इन वसाइल को इस्तेमाल करते हुए अपने मुल्क को शादाब, सरसब्ज़ शादाब क्यों नहीं बना सकते? सिर्फ सर यहाँ सोच का फर्क है, यहाँ दिल का फर्क है। अपने बच्चों के लिए सब कुछ करना चाहते हैं, गरीब पाकिस्तानी के बच्चे के लिए कुछ नहीं करना चाहते। मैं इसकी सख्त मजम्मत करता हूं। सर, एनर्जी सेक्टर की पॉलिसी बनाने की जरूरत है। आज मुझे खुशी की ये बात है कि हमारे जो मिनिस्टर पावर हैं खुर्रम दस्तगीर साहब आज हैदराबाद बैठे हुए हैं, और इसका क्रेडिट मैं वैसे हमारे वज़ीर आज़म साहब को दूंगा कि उन्होंने जो हिदायत दी उसके बाद वो गए और जाके बैठे वहाँ पर, और वहाँ ज़ाहिर है कि उनके बैठने से फ़र्क पड़ेगा। उनके बैठने से जो है ज़रूर जो हमारा सिस्टम तबाह हो गया है, लाइट नहीं होती, पोल गिर गए हैं, पोल उखड़ गए हैं, ट्रांसफार्मर्स उड़ गए हैं, हैदराबाद हो, लतीफ़ाबाद हो, आसपास के इलाके हो, कोस्टल का इलाका हो, हम सर यहाँ बोल बोल के थक गए।
उम्मीद थी कि हमें कोई अच्छाई मिलेगी, हमें कोई सिस्टम में बेहतरी मिलेगी, लेकिन मायूसी के अलावा कुछ नहीं मिल रहा है। तो मैं जो हूँ उनको इस बात पे तो शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज वो हैदराबाद मौजूद हैं, क्योंकि उम्मीद है कि वो हैदराबाद के मसाइल हल करके आएंगे। सर, हमें यूथ की पॉलिसी बनानी चाहिए। 65% यहाँ के नौजवान मौजूद हैं, वो पढ़ लिख के नौकरियाँ ढूंढ रहे हैं। उनके लिए नौकरियाँ नहीं है, ये गवर्नमेंट का काम है कि जिसको आप यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हो आपके पास डेटा मौजूद है कि कितने डॉक्टर पढ़ रहे हैं, कितने इंजीनियर पढ़ रहे हैं, कितने कंप्यूटर इंजीनियर बन रहे हैं, कितने टेक्सटाइल इंजीनियर बन रहे हैं, चाहे किसी भी शोबे में कौन कितना पढ़ रहा है। उसके बाद उसको नौकरी देना या तो हुकूमत का काम है, अगर नौकरी हुकूमत नहीं दे सकती तो वो जराए पैदा करना है, वो रास्ते दिखाने हैं, दुनिया में बात करनी है कि हमारे पास ये स्किल्स पावर हैं, उनको कहीं भेजना है, इस्तेमाल करना है। लेकिन उनके लिए कोई पॉलिसी नहीं है। वो कोई कारोबार करना चाहें तो उनके लिए मैंने बताया ना, तालीमी 1.5 करोड़ बच्चा जो स्कूल से बाहर है और 83 लाख वजीफे दे रहे, उनको कौन लाएगा स्कूल में? जो ग्रेजुएशन कर ली जिन बच्चों ने, उनको नौकरी कौन देगा? उनके लिए कौन प्लानिंग करेगा कि जाके ना सिर्फ अपने मुल्क के लिए पैसा कमाए, अपनी जिंदगी बनाए, बल्कि दुनिया के काम आए? ऐसा कोई सोच नहीं रहा, ऐसी कोई प्लानिंग नहीं कर रहा। और लैक ऑफ प्लानिंग क्यों है कि इस हाल से मशवरा करके, इस हाल में बैठे हुए लोगों को एतमाद में लेके ना पॉलिसी बनाई जा रही है, ना बजट बनाया जा रहा है। सर, हमारे यहाँ जितने बड़े फाइनेंशियल इदारे हैं, मैं क्योंकि एक कमेटी का मेंबर हूँ, फाइनेंस कमेटी का, तो मेरे तो बातें सुन के होश उड़ जाते हैं, देखते हैं। मतलब हमारे जो बड़े फाइनेंशियल इदारे हैं, नेशनल बैंक है, ज़रिए तरक्याती बैंक है, ECP, मतलब जितने भी इदारे हैं, उनमें कोई सर परमानेंट हेड नहीं है। एडहॉकिज्म की बुनियाद पे वो इदारे चलाए जा रहे हैं। फिर हम कैसे मुमकिन है, कैसे इस तरह हम कर सकते हैं कि वो इदारे सही कारकर्दगी दिखाएंगे? क्यों नहीं हम ऐसी पॉलिसी प्लानिंग कर देते कि उसमें मेरिट के तौर पे लोगों को अपॉइंट करें, उनके सरबराह मुकर्रर करें। दूसरा सर, जो बुनियादी हमें इक़दाम करने हैं, मैं उनकी तरफ आ जाऊँगा सिर्फ एक बात के साथ। खानी साहब वाइंड अप करें। जी सर, मैं वाइंड अप कर रहा हूँ। सर, डीमोबिलाइजेशन ऑफ 5,000 जो बड़े नोट हैं, उनको जो है रद्द किया जाए। वो एक बड़ा जरिया है, रिश्वत का बड़ा जरिया है, लोगों के जो वो रकम जमा करके रखते हैं उसका। इसको जितना हम डिस्करेज करेंगे, पड़ोसी मुल्क ने कामयाब तजर्बा किया, वो कामयाब किया, हम क्यों नहीं कर सकते? सर, मर्दमशुमारी, जब हम, कितनी अजीब बात है, हम ये फिगर्स तो दे रहे हैं, किस बुनियाद पे दे रहे हैं? जब आपके पास मर्दमशुमारी ठीक नहीं है तो ये फिगर्स भी गलत है, आपका बजट गलत है। उस मर्दमशुमारी को ठीक करें, लोगों को सही गिने। 3 तरीके हैं सर आपके पास। आजकल तो घर घर पोलियो की जो टीमें जा रही हैं, उनके पास सारा डेटा है, किस घर में कितनी उम्र का बच्चा है, कितने लोग रहते हैं, सारा डेटा है उनके पास। उनका डेटा और हमारे इदारे शुमारियात का डेटा आपस में नहीं मिलता। नादरा का डेटा और मर्दमशुमारी का डेटा आपस में नहीं मिलता। वोटर लिस्टें, 2 वोटर लिस्टें काम कर रही हैं, उनका डेटा और हमारी शुमारियत का, मर्दमशुमारी का डेटा आपस में नहीं मिलता। मतलब एक ही हुकूमत के मातहत 4 वफाकी इदारे, चारों का डेटा आपस में नहीं मिलता। तो ये बजट कैसे सही हो सकता है जब आवाम को सही गिन के, आवाम की सही उसके आपके पास फिगर नहीं होंगे, तो इसके फिगर कैसे दुरुस्त हो सकते हैं? इसको सही मर्दमशुमारी पे जो हमने 35 अरब ज़ाया किए हैं, मैं ज़ाया करने इसलिए कहूँगा कि हम वो आज तक उससे मुतमईन नहीं है। मेरा शहर हैदराबाद हो, हमारा शहर कराची हो, हमारा सूबा सिंध हो, बल्कि पूरा पाकिस्तान हो, फाटा हो, सब लोगों को शिकायत है। बलूचिस्तान हो, सबको शिकायत है। कौन दुरुस्त करेगा सर मर्दमशुमारी को? 35 अरब ज़ाया कर दिए हमने, हम लोगों को सही गिन नहीं सके। सर, बुनियादी जमहूरियत जिसको हम कहते हैं, उसको हम क्यों नहीं बेहतर करते? MQM ने जायज़ मुतालबे पर हल्का बंदियों की नाइंसाफ़ी, गैर मुनसिफाना हल्का बंदियों की बुनियाद पर बाइकाट किया। एक जमहूरी पार्टी को आप इस हद तक ले आए कि उसको बाइकाट पे जाना पड़ा। हमारे शहरों में अक्सरियत को, हमारे शहरों की अक्सरियत को अक़लियत में बदलते हुए अक़लियती नुमाइंदों को हमारा मेयर बनवाया जा रहा है, हमारा नुमाइंदा मुकर्रर किया जा रहा है। तो उनको कौन तस्लीम करेगा? मेरे पास उसके डेटा है। पिछले साल जब बारिश में गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने अपने वहाँ रहने वाले वज़रा को हैदराबाद का फोकल पर्सन बनाया, सर लतीफ़ाबाद डूबा रहा 12 दिन, कोई एक फोकल पर्सन तो लतीफ़ाबाद में आ नहीं सका क्योंकि उनका कोई स्टेक नहीं है, उनका कोई जानने वाला वहाँ नहीं रहता। तो
तो इसी तरह जो मेयर बन रहे हैं जिसके पास बाबा शहर का टाइटल होगा, तो नीचे जो उसकी रियाया बनेगी वो तो उसको जानती भी नहीं है, उसका उस शहर से ताल्लुक भी नहीं है, उसकी वहां जड़ें भी नहीं है। तो आप ये गैर मुंसफाना जो बलदियाती आज मेयर के इलेक्शन हो जाएंगे, क्या करेगा मेयर सर? जब आप 140A के तहत इख्तियारात भी नहीं दे रहे, वहां की असल जो लोग रहने वाले हैं उनको भी नजरअंदाज कर दिया, उनको दीवार से लगा के इलेक्शन से बाहर कर दिया, क्या करना चाहते हैं? क्या ये हम पहले नहीं कर चुके? मैंडेट की हम जो तौहीन की गई तो फिर क्या हाल होता है? ऐसा नहीं करें सर। लोग बहुत कुछ सोचते हैं, बहुत कुछ समझते हैं, लेकिन पाकिस्तान की मोहब्बत में डट के खड़े हैं। लोगों को मजबूर नहीं करें कि वो बिल्कुल दीवार से लग जाएं। इंडस्ट्रियल पॉलिसी की बात हो गई, सिंध के शहरी इलाकों में बात हो गई। बस सर मैं एंड कर रहा हूं। सर ड्यूटीज और टैक्स बढ़ाए जाते हैं, वो तो स्मगलिंग बढ़ती है। हम जीएसटी का सिस्टम सही कर लें, ड्यूटीज को कम करें, स्मगलिंग की जो है हौसला शिकनी करें। ड्यूटीज बढ़ा रहे हैं, टैक्स बढ़ा रहे हैं, तो उससे स्मगलिंग को फरोग, मतलब एक ग्रे इकोनॉमी हमारे साथ चल रही है, दुनिया में चलती है, पाकिस्तान में भी है, लेकिन पाकिस्तान में वॉल्यूम बहुत ज्यादा है। उसको कौन पूरा करेगा सर? जो है बैठ के सोचेगा कि मैंने मुल्क के हालात अच्छे करने, वरना कोई भी नहीं कर सकता है। सर पिछले दिनों डॉलर की एकदम पाबंदी लगा दी। हैदराबाद में चूड़ी की सनत, हैदराबाद में मोटरसाइकिल की सनत, हैदराबाद में दाल की सनत, सब तबाह हो गई। खाम माल रॉ मटेरियल मंगाने के लिए भी आपने इंपोर्ट पे पाबंदी लगा दी ताकि आपका डॉलर बाहर नहीं जाए। सर इंपोर्ट करेंगे तो आपका एक्सपोर्ट बढ़ेगा। मोटरसाइकिल इंडस्ट्री जो हैदराबाद की बड़ी इंडस्ट्री है तबाह हो गई। हमारी जो चूड़ी की सनत है इंडिया के फिरोजाबाद का मुकाबला करती है, उस पर टैक्सेस लगा दिए गए जो 2002 से बंद थे। अब क्या करना चाहते हैं? ये छोटी मोटी इंडस्ट्री आपके लोगों को रोजगार देती है, एक्सपोर्ट करते हैं तो डॉलर आता है। और सर टैक्सेस खाली ये आवाम से जो दे रहे टैक्स, उन्हीं से पैसे लेके मुल्क नहीं चलाया जा सकता। मुल्क चलाने के लिए आपको इंडस्ट्री को फरोग देना पड़ेगा। इंडस्ट्रियल टैक्स आएंगे, एक्सपोर्ट बढ़ेगी, तो आपकी मुल्क की इकोनॉमी बेहतर होगी। बाकी जो लोग यहाँ बैठे हैं, तनख्वाहदार तबका है, आप हैं, मैं हूं, इनसे टैक्स लेके आप मुल्क ठीक कर लेंगे? कभी नहीं हो सकता ऐसा। मुल्क ठीक करना है। सर मैं बस आहिस्ता आहिस्ता अपने वाइंड अप की तरफ आ रहा हूँ। आखिरी 2 पॉइंट हैं सर। तनख्वाह में जो इजाफा किया है, 30 मिनट से ज्यादा सर मैं बस आखिर में, मैंने सर इंतजार भी बहुत किया, अजान हो गई, फिर वो वक्त तो वाइंड अप करें जी, वाइंड अप करें। वो सर जो 10 मिनट तो निकाल दें अजान के ना, ये निकाल के जी बता रहे हैं जी, वो वाइंड अप करें। ठीक है सर, मैं उसको प्लस माइनस करके कर लेता हूँ। सर तनख्वाह में इजाफा महंगाई के तनासुब से करना चाहिए। 30% इजाफा हम नहीं मानते। जब महंगाई 100% हो गई है तो इजाफा 100% हो तो बेहतर है, वरना बेचारे गरीब मुलाजिम क्या करेंगे। आपसे भी सर एक दरखास्त है कि जो मुलाजिम यहाँ खड़े रहते हैं 4-4 घंटे, इनके लिए आप क्यों नहीं 2 कुर्सी रखवा देते हैं? आपकी एक रूलिंग से 2 कुर्सियां रख देंगे, ये एक जिनकी उम्र ज्यादा है वो बैठ जाएंगे, हमारी खिदमत करते हैं। 8 घंटे इजलास चलता है, 8 घंटे खड़े रहते हैं। इस पूरे हाल के लिए सिर्फ 8 आदमी हैं, 342 लोगों की खिदमत के लिए, काम करने के लिए किताबें उठाते हैं। तो अगर आपसे रिक्वेस्ट है, आप भी रूलिंग देते हुए 2 कुर्सी इधर और 2 कुर्सी इधर रखवा दें। सर आबादी जो हमारी ज्यादा है इसको ताकत बनाए सर, आबादी जो हमारी ज्यादा है इसको ताकत बनाए। 65% नौजवान हैं, इनको ताकत बनाए, और जो लोगों के जितने हकूक हैं उनको दे दें। आप देखेंगे कि हमारा मुल्क तरक्की करेगा। बस मैं शेर के साथ अपनी जगह लूंगा। मेरी बहन आ गई, उनसे तवक्का है कि थोड़ा टाइम बढ़ाएंगी। अगर आपकी इजाजत तो मैं दोबारा से शुरू करूं बहन। डिप्टी चेयरपर्सन साहिबा, आपको खुशामदीद कहते हैं। जी शुक्रिया। अच्छा मैं अपनी बात को मुकम्मल करूंगा। उम्मीद है कि मेरे कम कहेगो, जो मैंने थोड़ा सा मुख्तसरन कहा है ज़्यादा सुना जाएगा। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपनी पार्टी का, अपने लोगों का, कि मुझ जैसे एक मिडिल क्लास के आदमी को, मुझ जैसे एक ऐसे नौजवान को कि जो शायद नौकरी तलाश कर रहा होता, बेरोजगार होता, इंजीनियरिंग कर ली थी, नौकरी नहीं थी, लेकिन मुत्तहिदा उम्मत पाकिस्तान ने मुझे नाजिम बनाया, MPA बनाया, आज मैं MNA हूँ, अपने अवाम की नुमाइंदगी कर रहा हूँ। उनका भी मैं शुक्रिया अदा करते हुए आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये बोलूँगा सर, इस शेर को समझिएगा, उम्मीद है कि सब समझते होंगे कि आज़ादी की धूमें हैं, आज़ादी की धूमें हैं, शोहरे हैं तरक्की के। आज़ादी की धूमें हैं, शोहरे हैं तरक्की के, हर गाम है पसपाई, हर वज़ा है गुलामाना।
बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।